अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने उदारवाद के बारे में विस्तार से जाना और अब हम बात करने वाले हैं उग्रवाद की। तो आज का जो हमारा विषय है वह उग्रवादियों के क्या सिद्धांत थे तथा उनकी क्या कार्यशैली थी, इस पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धांतों की। उग्रवादी आवेदन निवेदन की नीति में संवैधानिक प्रार्थना पत्रों की उपयोगिता में विश्वास नहीं करते थे। वे अंग्रेजी साम्राज्य को नैतिकता और न्याय पर आधारित नहीं मानते थे। इसलिए उनकी मान्यता थी कि अंग्रेजों को प्रभावित करने में नैतिक तर्कों और न्यायिक सिद्धांतों का उपयोग निरर्थक है। उनकी धारणा थी कि अंग्रेज अधिकारियों को सहयोग देना भारत के आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए हानिप्रद था। पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता उनका अधिकार है। उग्रवादी संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार के स्थान पर स्वराज्य की मांग करने लगे। राष्ट्रीय संघर्ष का लक्ष्य स्वराज्य हो गया। स्वराज्य, स्वशासन और स्वधर्म उनका प्रमुख लक्ष्य हो गया और वे मानते थे कि स्वराज्य के सिवा कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, ना ही कोई औद्योगिक प्रगति, ना कोई उपयोगी शिक्षा और ना ही राष्ट्रीय जीवन की कोई परिपूर्णता। स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन है, राष्ट्र की श्वास है। उग्रवादी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति गहरा लगाव उत्पन्न करने, देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। वे आत्मविश्वास, समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना लोगों में जागृत करना चाहते थे। वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों में तीव्र इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, आत्म बलिदान और समर्पण के भाव उत्पन्न करना चाहते थे। वे अंग्रेजों के प्रति व्याप्त भय और उनकी अदम्य साम्राज्यवादी शक्ति से फैले डर को भी दूर करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्ति पाने के लिए वे सरकारी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को त्याग कर एक पृथक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को प्रारंभ करना चाहते थे और यदि संभव हो सके तो एक पृथक प्रशासन भी वह चाहते थे। वे अंग्रेजों द्वारा भारत का जो शोषण हो रहा था उसको बंद करना चाहते थे। देश में निरंतर बढ़ती हुई निर्धनता के निराकरण के लिए और धन के निष्कासन को रोकने के लिए वे देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर ज्यादा बल देते थे। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य के लिए स्वदेशी का नारा भी दिया था। बंगाल विभाजन के बाद ब्रिटेन में बने हुए कपड़ों का बहिष्कार करके लंकाशायर और मैनचेस्टर के उद्योगपतियों पृथक प्रशासन भी वे अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण बंद करना चाहते थे। देश में निरंतर बढ़ती हुई निर्धनता के निराकरण के लिए और धन के निष्कासन को रोकने के लिए वे देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल देते थे। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य के लिए स्वदेशी का नारा दिया था। बंगाल विभाजन के बाद ब्रिटेन में बने हुए कपड़ों का बहिष्कार करके वहां के लंकाशायर और मैनचेस्टर के उद्योगपतियों और पूंजीपतियों पर दबाव डालकर बंगाल विभाजन को समाप्त करवाना एक राजनीतिक लक्ष्य उनका बन गया था। विदेशी वस्तुओं के इस बहिष्कार के साथ स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग एक राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य एक तरह से बन चुका था। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग देश प्रेम और देशभक्ति के साथ जुड़ गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का उपयोग परस्पर जुड़ गए। यह अगर हम देखें तो बिल्कुल एक रचनात्मक कार्य था। अब हम बात करेंगे कि इनकी कार्यशैली किस प्रकार की थी। तो कार्यशैली पर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नरम दल के अनुसार गरम दल वाले अपने कार्यक्रम को दिसंबर माह में 3 या 4 दिनों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वर्ष भर प्रभावशाली ढंग से अपने राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रमों को चलाना चाहते थे। वे अपनी प्रभावशाली व्यापक आंदोलन से समस्त देश को एकता में गठित कर उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत कर त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना से संघर्ष में लिप्त होना चाहते थे, जिससे कि अंग्रेज सरकार विवश होकर के घुटने टेक दे। वे अहिंसात्मक
प्रतिरोधात्मक सत्याग्रह से उस नैतिक प्रभुत्व को तोड़ना चाहते थे जो अंग्रेज साम्राज्यवादियों द्वारा भारतीयों पर स्थापित किया हुआ था। वे विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल का उपयोग करते थे। इससे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त होता था और भारतीयों को कार्य और सेवा करने का अवसर प्राप्त होते थे। वे अपने इस रचनात्मक कार्यक्रम से ब्रिटेन को वित्तीय हानि पहुंचाकर भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए उन पर दबाव डालना चाहते थे। उन्होंने विदेशी वस्तु बहिष्कार और स्वदेशी का उपयोग एक सशस्त्र हथियार के रूप में विदेशी शोषण के विरुद्ध राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया। स्वदेशी के प्रचार से भारतीय उद्योगपतियों को लाभ हुआ। इससे यदि जनता ने आर्थिक आंदोलन के लिए समर्थन दिया तो उद्योगपतियों ने धन से कांग्रेस कार्यक्रमों में भी अपना योगदान दिया था। जब विद्यार्थियों और युवाओं ने राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया तो उनके विरुद्ध भी अनुशासन की कार्यवाही कर उनको शिक्षण संस्थाओं से निकाल दिया गया था। इस पर विद्यार्थियों को शिक्षित करने और देश प्रेम से ओतप्रोत करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित की गई। इसके लिए बंगाल में गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। मद्रास में पच्छेप्पा राष्ट्रीय कॉलेज स्थापित किया गया और पंजाब में भी डीएवी संस्थाओं ने जोर पकड़ लिया था। उग्रवादियों ने सहकारी संगठन को भी बढ़ावा दिया था। गांव की सफाई, प्रतिबंध, पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन, धार्मिक उत्सवों, समारोहों इत्यादि का आयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी स्थापित किया गया। दीवानी मामलों और अहस्तक्षेप झगड़ों को सुलझाने के लिए पंच निर्णय समितियां भी स्थापित की गई थी। उग्रवादियों ने यह अनुभव कर लिया था कि अंग्रेजों का भारत छोड़ना किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष प्रक्रिया और निरंतर दबाव के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग के स्थान पर असहयोग और सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति अपनाई थी। उग्रवादियों ने जनता को असहयोग, अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्मनिर्भरता और दुख सहने का नवीन पाठ पढ़ाया। उन्होंने देशभक्ति को विद्या विनोद एक तरह से परिवर्तित कर देश सेवा और दुख सहन के नवीन रूप में ढाल दिया था। उग्रवादी नेता प्रजातंत्र, संविधान और प्रगति के सिद्धांतों के प्रचार के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को भी अधिकाधिक व्यापक बनाना चाहते थे। ये नेता प्रायः नगरों में रहने वाले विभिन्न मध्यम वर्गों से ही आए थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति का जो संदेश था उसको जनता तक पहुंचाने का पूरा तरह प्रयास किया था। वे अपने समाचार पत्रों, भाषणों तथा अन्य प्रचार माध्यमों से अपना संदेश अधिकाधिक वर्गों तक पहुंचाते थे। इतना सब होते हुए भी उग्रवादियों का सुसंगठित दृढ़ राजनीतिक दर्शन नहीं था। उग्रवादी नेताओं के विचार और मन समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते थे। उदारवाद या नरम दल और उग्रवाद या गरम दल पर अगर हम बात करें तो नरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे, जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के नेतृत्व में बंगाल के उग्रवादी स्वामी विवेकानंद के नव वैदांतिक आंदोलन से प्रभावित हुए। तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी नए राष्ट्रवाद ने भारत के सांस्कृतिक अतीत को जागृत किया। शिवाजी के संघर्ष की याद तथा गणपति पूजा को राष्ट्रीय रूप दिया गया। उनके वंदे मातरम गीत से भी सभी दिशाओं में गूंजकर राष्ट्र को स्वाधीनता संघर्ष के लिए कटिबद्ध किया गया। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर के स्वदेशी गीतों ने जनता की स्वतंत्रता की भावनाओं को दृढ़ स्वर दिया था। गरम दल और नरम दल के सिद्धांतों और तौर तरीकों की तुलना अगर हम करें तो दोनों के सिद्धांतों और विचारों में अंतर है। इस तुलना को हम देखेंगे। पहला, नरम दल के लोग
अंग्रेजों की संवैधानिकता और न्यायप्रियता में निष्ठा रखते थे, इसलिए अंग्रेज शासन के प्रति वह वफादार रहना चाहते थे। इसके विपरीत अगर हम गरम दल की बात करें तो गरम दल अंग्रेजों के वादों और निष्ठा में विश्वास खो चुके थे और वे अंग्रेजों के कटु आलोचक व घोर विरोधी बन गए थे। दूसरी तुलना अगर हम देखें तो नरम दल के अनुसार पहले आर्थिक स्थिति सुधारना आवश्यक था, वे इसके बाद राजनीतिक सुधार और प्रगति के पक्ष में थे। लेकिन इसके विपरीत गरम दल पहले अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति और पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक और सामाजिक दशा नहीं सुधारी जा सकती, वह इस राह पर चल रहे थे। तीसरी तुलना की अगर हम बात करें तो नरम दल वाले स्वराज्य चाहते थे, जबकि गरम दल वाले पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। स्वराज्य का अर्थ अंग्रेजी शासन से मुक्ति या पूर्ण स्वाधीनता नहीं है। स्वराज्य से अभिप्राय यह है कि विदेशी अंग्रेजी शासन के अधीन रहते हुए देश में आंतरिक स्वतंत्रता हो, स्वायत्त संस्थाएं पूर्ण रूप से भारतीयों के अधीन हो। वे ब्रिटिश शासन के अधीन डोमिनियन गवर्नमेंट चाहते थे, जैसे कि उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में था। यह एक प्रकार से औपनिवेशिक स्वराज्य था। ऐसी दशा में विदेश नीति और प्रतिरक्षा पर ब्रिटिश शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। गरम दल वालों ने ऐसे स्वराज्य का विरोध किया। वे स्वराज्य की अपेक्षा पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। उनसे अभिप्राय था कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत, आंतरिक व बाह्य दोनों क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन से पूर्ण रूप से मुक्ति, पूर्ण स्वतंत्रता के बाद देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन जाता। वह अपनी विदेश नीति, प्रतिरक्षा नीति, आंतरिक प्रशासन में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होना चाहिए। विदेशी सत्ता में उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नरम दल के दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य घोषित किया था, जबकि पूर्ण स्वतंत्रता का नारा अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था। इसके बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पहले बाल गंगाधर तिलक ने भी नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। चौथा अगर हम तुलना करें तो दोनों की मांगों में भेद, उदारवादियों की मांग स्वराज्य थी। इसके अतिरिक्त नागरिक अधिकारों के प्रति सुरक्षा, प्रशासन में उच्च सेवाओं और पदों का भारतीयकरण, नमक कर की समाप्ति, भारतीय धन का इंग्लैंड को जाने से रोकना, आधुनिक उद्योगों का क्रमशः प्रारंभ, संतुलित व्यापार, विदेशी वस्तुओं पर अधिक कर, संवैधानिक सुधार आदि मांगे थी। इसके विपरीत उग्रवादियों की मांग पूर्ण स्वतंत्रता थी। उनकी दृढ़ धारणा थी कि भारत राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तभी प्रगति कर सकता है जब ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करके भारतीय जनता के द्वारा नियंत्रित और संचालित सरकार स्थापित की जाए। दोनों के तौर तरीकों और साधनों में भिन्नता। नरम दल वाले शांतिमय वैधानिक तरीकों से संवैधानिक सुधार और स्वराज्य चाहते थे। वे कानून की सीमा में रहकर कार्य करना चाहते थे। वे क्रांति, विद्रोह और आंदोलन नहीं चाहते थे। वे प्रार्थनाओं, स्मरण पत्रों, प्रस्तावों, लेखों और भाषणों के माध्यम से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। वे अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा नहीं चाहते थे। इसके विपरीत गरम दल वालों का कथन था कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनका आदर्श दया याचना नहीं अपितु आत्मनिर्भरता थी। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों से भीख मांगने और प्रार्थना करने से स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता। राजनीतिक अधिकार कड़े संघर्ष से ही प्राप्त किए जाते हैं। वे अंग्रेजों से समझौता करके उनकी कृपा और तथाकथित न्याय पर निर्भर रहने की अपेक्षा आत्मबल, आत्मविश्वास, शक्ति, त्याग और बलिदान से ही स्वाधीनता को प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वदेशी बहिष्कार और तीव्र जन आंदोलन भी चलाया, पर तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादियों द्वारा अपनाया गया मार्ग औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक भी था। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश सरकार का क्या रुख था। नरम दल और उनके नेताओं के प्रति अंग्रेज सरकार का रुख उदार था।
जबकि गरम दल और उनके नेताओं के प्रति अंग्रेज सरकार का जो रुख था वह शत्रुतापूर्ण था। ब्रिटिश सरकार ने इन नेताओं को विभिन्न अपराधों में दंड और सजाएं दी तथा देश निकाला भी दिया, पर नरम दल के नेताओं के साथ ऐसा नहीं किया जाता था। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए कि उग्रवाद क्या था, लाल बाल पाल कैसे नेता थे, उनके क्या सिद्धांत थे। उग्रवाद और उदारवाद की हमने तुलना भी देखी, दोनों में अंतर भी हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।